हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। और आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में कन्यादान कविता पढ़ेंगे, जिसे लिखने वाले होते हैं ऋतुराज जी। और ये कविता हमने क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत से ली हुई है। आज आप सभी बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं इस पार्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी सीरीज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आएगी। तो बिना किसी रुकावट के हम ये क्लास आज की शुरू करते हैं, जहां पर हमारा पहला प्रश्न होता है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर होता है, मेरे विचार से माँ, लड़की की जो माँ है वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुण जो है हर लड़की में, सरलता, निश्चलता, विनम्रता, शिष्टाचार जैसे कुछ गुण होते हैं, और यही गुण उसे कंप्लीट करते हैं, पूर्णता देते हैं। तो ये सारे गुण हर लड़की में होते हैं और होने भी चाहिए। और इसी तरह से और भी गुण है, लेकिन ये कुछ बेसिक जो है ना, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले वो गुण है। तो माँ कहती है कि तुम इन गुणों को अपने जीवन में तो बनाए रखना, लेकिन साथ ही साथ देखना तुम ये कि तुम कभी कमजोर ना पड़ो। ठीक है, कि लड़की समझकर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे इन कुछ जो तुम्हारी सरलता है, विनम्रता है, इसका तुम्हारा फायदा ना उठाए और तुम्हारा शोषण ना करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों को साहसपूर्ण मुकाबला कर सके, इसका वो आ, ये बात वो समझाना चाहती है अपनी बेटी को। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों के में समाज में स्त्री के किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसे छोड़िएगा नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है, कि किस तरह से एक लड़की का विवाह होता है और जब वो अपने ससुराल जाती है, बहुत सारे खुशियों की ओर अग्रसर होती है। वो ऐसा वो सोच के चलती है कि उसका आने वाला जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, और ये गलत भी नहीं है अपने लिए अच्छा सोचना। लेकिन वहां जाकर उसके ससुराल में जो उसके परिजन रहते हैं, वो उसे मानसिक, शारीरिक प्रताड़नाएं देते हैं। तो उन्हीं सब बातों को लेकर कवि ने यहाँ पर एक माँ के जरिए उस लड़की को बताना चाहा है जिसका विवाह हो रहा है, कि देखो बेटी, आग जो होता है ना, रोटी सेकने के लिए होता है, खुद को जलाने जलने के लिए नहीं होता है। तो इन पंक्तियों से समाज की जो स्त्रियां हैं ना, उनकी दयनीय दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कि कभी कभी बहुएं जो होती हैं, जो लड़की शादी होके गई है, वो अपने सास ससुर का और अपने ससुराल वालों का शोषण सह नहीं पाती है, और उनसे मुक्ति पाने के लिए वो स्वयं को आग के हवाले कर देती है, या फिर उसके ससुराल वाले ही उसे जला देते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। तो माँ कहती है कि बेटा, ऐसा नहीं करना। तुम जो भी कठिनाइयां आएंगी जीवन में, उनका हिम्मत से सामना करना, और अपने आप को जलाने के लिए कभी नहीं सोचना। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है? तो माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी क्या है, भोली है, ना समझ थी, और उसे दुनियादारी की जो छल कपट है उसे कुछ पता नहीं था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से क्या है, अनजान है। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय और मोहक कल्पनाओं का साधन समझती है। वह ससुराल के दूसरे पक्ष के से क्या है, वो अनभिज्ञ थी।
अब देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तब हमारे सामने, हमारे मन में जो लड़की की छवि उभरती है वो कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं हम लोग। पहला जो है वो ये है कि लड़की अभी क्या थी, सयानी नहीं थी। ठीक है, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी, इतनी मैच्योर नहीं हुई थी कि दुनियादारी को वो समझ सके। दुनिया के उजले पक्ष को तो उसकी जानकारी थी, जो पॉजिटिव साइड था उसकी तो जानकारी थी, लेकिन एक दूसरा पक्ष था जो कि छल कपट शोषण आदि से भरा हुआ था, उसकी जानकारी उस लड़की को नहीं थी। लड़की अपने विवाह की सुखद कल्पना में खोई हुई है, उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे वो क्या है, अभी अनभिज्ञ है, वो अनजान है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? ठीक है, तो माँ को अपनी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम से अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें क्या करती थी, शेयर कर सकती थी। और माँ के अलावा और बेटी के अलावा अपनी माँ को अपनी बेटी क्या लग रही है, पूंजी के समान लग रही है, क्योंकि वो उसके सबसे क्लोज थी। वो अपनी सुख की बातें हो, दुख की बातें हो, सब कुछ अपनी बेटी के साथ शेयर कर देती थी। अब वो जा रही है, उसकी शादी हो रही है, दूसरे के हाथ में माँ अपनी बेटी को सौंपने जा रही है और इसके बाद वह अकेली रह जाएगी। इसी बात की उसे चिंता है और इसीलिए माँ कहती है कि उसकी बेटी क्या थी, उसकी अंतिम पूंजी थी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ बातें बताई। उससे कहा कि देखो, तुम ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से, अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी अगर प्रशंसा करते हैं तो उस पर तुम रिझना नहीं। ठीक है, और उस पर तुम आत्ममुक्त नहीं होना। आग का उपयोग आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करना कि तुम जल के मर जाओ। ठीक है, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इसके बंधन में तुम मत आना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना, पर तुम कमजोर नहीं पड़ना। ये कुछ बातें माँ ने अपनी बेटी को विदाई के वक्त कुछ बातें सीख दी थी। अब देखिए, आगे प्रश्न आता है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो कन्या की दान, देखो, कन्या के साथ आज तक की परंपरा चली आई है कि दान वर्ड जोड़ा जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि दान किसका किया जाता है? किसी वस्तु का, निर्जीव वस्तु का। लेकिन जो लड़की है, यहाँ पर जो कन्या है, वो तो कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक जीता जागता इंसान है, वो भी सोचती है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसका भी अपना व्यक्तित्व है, उसकी पसंद है, उसकी नापसंद है, उसकी इच्छा है और उसकी अनिच्छा भी है, आदि है। वह किसी वस्तु की भांति क्या है, निर्जीव नहीं है। और दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की है, अपने माँ बाप की संतान है, और वो आज जीवन माता पिता के साथ संबंध बना रहता है। इसीलिए कन्या को दान जैसी बात करना, ये क्या है, पूर्णतः अनुचित है। ठीक है, अब देखिए, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है, पर यहाँ माँ दुखी क्यों है? तो वैवाहिक संस्कार की रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है। यह खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, और परंतु सुख दुख की बातें, वह अपने सुख दुख की बातें किसके साथ शेयर करेगी, हंसी मजाक ठिठोलियां वो किसके साथ शेयर करेगी? ये वो सोच कर वो बहुत दुखी है और अपनी बेटी को ही वो क्या समझती है,
अपनी पूंजी समझती है, और जो कि आज विवाह के उपरांत वह चली जाएगी, उसकी विदाई हो जाएगी। लड़की की माँ की चिंता के क्या कारण थे? तो लड़की की माँ की चिंता के निम्नलिखित कारण थे। लड़की अभी समझदार नहीं थी। लड़की को ससुराल के सुखों की ही समझ थी, दुखों की नहीं। लड़की दुनियादारी के छल कपट और शोषण की मनोवृत्ति से क्या थी? वो अनभिज्ञ थी। लड़की को ससुराल एवं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं था। क्लियर है? अब देखो, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के आधार पर कन्या की मनोदशा स्पष्ट कीजिए। अभी हमने कविता की पंक्तियों में जो ये वर्ड आए थे, कुछ तुकों और लयबद्धों वाला, वो क्वेश्चन किया था। अब देखो, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ भी पूछा जाएगा इस तरीके से। और इसमें आप उत्तर क्या लिखेंगे? तो कन्यादान कविता में विवाह योग्य कन्या को विवाह एवं ससुराल के सुखों का ही आभास था। वह जानती थी कि ससुराल में सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे, उसे वस्त्र देंगे, कपड़े देंगे, गहने देंगे, और गहने और कपड़ों से उसे लाद दिया जाएगा, और जिसके कारण उसका रूप और भी निखर उठेगा। लेकिन इससे ससुराल के सभी लोग क्या करेंगे? उसे प्यार करेंगे। इसके अलावा विवाह को वो एक ऐसा कार्यक्रम मानती है जहां पर हंसी खुशी के गीत गायन से ये पूरा होता है, मिठाइयाँ होती हैं, भोज होता है। वो इन सब को विवाह को एक कार्यक्रम के रूप में वो देखती है। कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख वांछना नहीं आता था? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोग को इस सीरीज में, इस क्लास में मैं आप लोग के लिए जितने क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता था, क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इतनी मैच्योर नहीं थी। उसे दुनियादारी का अनुभव बिल्कुल नहीं था। जीवन के एक पक्ष को जानती थी, वो था सुख सुख पक्ष, क्योंकि उसने अपनी माँ के घर में सुखों को ही देखा था, सुखों को ही वो जानती थी। लेकिन दुख के जो पक्ष हैं, उनसे वो क्या थी? अनभिज्ञ थी, अनजान थी। और और तभी, और अब तक वह सुखमय परिस्थितियों में ही जीती आई है, और अब वो शादी करके जा रही है तो उसने सुखों की ही कल्पना की है, दुख को तो वो जानती नहीं है। और चूंकि वो जानती नहीं है, तो उसे वो शेयर भी करना, उसका बारे में बात करना भी उसे नहीं आता है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कहकर कवयित्री ने समाज पर क्या व्यंग किया है? तो माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए यह कहना कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, इसके माध्यम से जो हमारे कवि हैं, वो ये सीख देना चाहते हैं कि उन्होंने समाज पर ना कठोर व्यंग किया है। कुछ लोग अपनी बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करती है? लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है, या ससुराल के लोग ही उसे जला देते हैं। फिर है, कन्यादान कविता में नारी सुलभ किन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें कविता में कवि ने नारी सुलभ जिन कमजोरियों के संकेत किया है, वे इस प्रकार से हैं। नारी दूसरों से प्रशंसा सुनकर क्या हो जाती है? अपने ही रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर की नहीं रहेगा, से रहेगा। से प्रशंसा सुनकर अपने ही रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशेष लगाव नहीं होता है, लगाव होता है। अब जिससे वो अंततः उसे बंधन, उसके लिए क्या सिद्ध हो जाते हैं? बंधन सिद्ध हो जाते हैं। तो आग का दुरुपयोग करके आत्महत्या करने जैसा कदम वह उठा लेती है। वह कमजोर दिखती है, जिसकी कमजोरी का अनुचित फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि नारी दूसरों से प्रशंसा सुनकर अपने ही रूप प्रसन्न पर क्या हो जाती है, रूप सौंदर्य पर मुग्ध होती है। उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विशेष लगाव होता है, जिसके वजह से वो बंधन में बंधती चली जाती है और अपने ससुराल की जो प्रताड़नाएं है ससुराल पक्ष से, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो आग का दुरुपयोग करके आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लेती है। फिर वह कमजोर दिखती है, जिसकी कमजोरी का अनुचित फायदा दूसरे उठाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो इसे जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक बार क्या 2-3 बार देख लो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आने चाहिए। आप आंसर अपने बोन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं अगले सीरीज में हम फिर मिलेंगे एमसीक्यू के साथ, जहां पर हम पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन जब भी आए तब आप सभी को सबसे पहले पता चल सके। थैंक यू सो मच।